ओए 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 जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हम। हे गाइस, नमस्ते, राम राम जी। मैं चिराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम ऑल इंडिया साइकिल राइड करके आए हैं। ऑल इंडिया साइकिल राइड करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो आपको बताना चाहता हूं कि भाई, आप अगर ऑल इंडिया साइकिल राइड प्लान कर रहे हैं, या फिर किसी चीज से, या फिर बाइक से प्लान कर रहे हैं, या फिर कार से, या फिर पैदल भी कोई चेकिंग करके भी ऑल इंडिया राइड कर रहा है, तो आपको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि पहला मेन चीज है अपनी बजट। फिर अपने को लोग कैसे मिलते हैं, हम कहाँ रुकते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ खाते हैं, और क्या क्या चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने को ऑल इंडिया साइकिल राइड में। तो हम ये 5-7 टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना और ऐसे ही वीडियो में बने। तो पहला टॉपिक है अपना बजट। तो आपको ऑल इंडिया साइकिल राइड के लिए कितना बजट चाहिए, और कैसे आपको रुकना है, कैसे आपको खाना है, कितने बजट में आप अपना पूरा ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ट्रैवल ये पूरे 8,000 रुपए में हो गया है। मैंने 17 स्टेट्स को कवर किया है और 12,000 किलोमीटर की साइकिल राइड करके आया हूँ। मैं अपने हिसार पहुंचा हूँ वापस। 17 स्टेट्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो रात को हम कैसे रुकते थे, कहाँ खाते थे। सबसे पहले बात आती है कि आप कहाँ खाते हैं और कितना खाते हैं। कितना महंगा और कितना बढ़िया रेस्टोरेंट में खाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके जो आप मतलब चाहते हैं कि भाई हमें अच्छा खाना चाहिए, साफ सुथरा वेज जो भी। जैसे मैं तो पूरा वेजिटेरियन हूँ भाई। मैं तो हर जगह वेज ही खाना खाया। जहाँ मेरे को वेज खाना नहीं मिला, मैंने वहाँ पे खाना ही नहीं खाया कई बार। तो आपको बता देता हूँ, मेरे भाई पूरा 12,000 किलोमीटर 8,000 रुपये में हो गया है। तो 8,000 में से 1,000 रुपये जैसे कि फोन रिचार्ज वगैरह के और सब कुछ उसमें ऐड है। और साइकिल का जो भी काम होता है, जैसे पंचर वगैरह का, या फिर कुछ भी लगा लो, जैसे टायर खराब हो गया, ट्यूब खराब हो गई, या फिर किसी गियर वगैरह में दिक्कत आ रही है, चेन ल्यूब वगैरह, सब उसी में इंक्लूड है। मैंने खाने पीने पे कम से कम खर्चा किया है, मतलब रहने का हमारा कोई खर्चा नहीं लगा। सबसे पहले मैंने एक डिकैथलॉन का 2,500 रुपए का टेंट हाउस लिया था। तो उसी से मैंने अपना काम चलाया। हमने अगर 3 महीने में 90 दिन 90 रात को स्टे किया है, तो मेरा एक भी पैसा नहीं लगा कहीं पे भी। और आपने जैसे देखा होगा, मुझे कई बार मैं होटल में रुका या फिर धर्मशाला वगैरह में रुका, तो वहां पे मुझे लोगों ने हेल्प करी है। तो लोग ऐसे भी बहुत मिलते हैं आपको कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लोग मिलेंगे। जगह जगह पे भाषा की भी प्रॉब्लम आएगी आपको, बट बहुत अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं। तो दोस्तों, आप कहाँ खाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा तो भाई 8,000 रुपए में पूरा ट्रैवल हो गया 17 स्टेट्स का। और जो रह गए 12 स्टेट्स, वो आपको फेज 2 में बताऊंगा मैं कैसे होगा। तो जैसे कि आप कहाँ खा रहे हैं, जैसे आप ढाबे पे खा रहे हैं तो उस हिसाब से पैसे लगेंगे, और आप अगर किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो उस हिसाब से पैसे लगेंगे। और मुझे सबसे महंगा खाना गोवा का लगा भाई। सबसे ज्यादा महंगा खाना वहाँ पे है। 390 रुपए की एक थाली पड़ती है वहाँ पे, अगर कोई खाए। और वहाँ पे ज्यादातर भाई वेजिटेरियन तो फूड है ही नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर। आपको वहाँ पे चावल मिल जाएंगे। सी फूड ज्यादा है वहाँ पे, जो कि मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। मतलब ना, मेरे को तो वॉमिट वगैरह हो जाती है भाई। तो पहला तो अपना यही था, बजट के ऊपर अपने ने बात करी। दोस्तों, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं अपन, रात को कैसे रुकते हैं और कहाँ रुकते हैं। हमने तो भाई प्लान किया था कि जब हम घर से निकले थे, तो पेट्रोल पंप हमें ज्यादा सेफ लगते थे। अगर कोई पेट्रोल पंप वाला भाई, जो फिर वहाँ के स्टाफ मेंबर्स या फिर मैनेजर आपको सपोर्ट करते हैं वहाँ पे रुकने के लिए, तो आप वहाँ रुक सकते हैं। उनसे बात करने का आपको एक ढंग होना चाहिए, एक डील करनी आनी चाहिए आपको, कि सामने वाले को आप अपनी बात के लिए कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो हमें तो ज्यादातर सेफ पेट्रोल पंप पे लगता था, क्योंकि वहां पे तीसरी आंख होती है भाई। 2 आंख तो अपनी होएगी, एक कैमरा लगा होता है, सीसीटीवी कैमरा हर पेट्रोल पंप पे आपको मिल जाएगा। और एक बार हम एमपी में रुके थे ढाबे पे, तो वहां पे भी एक मजबूरी थी रुकना हमारा। वहां पे जो NH44 है अपना, वो बहुत ज्यादा बिजी रोड है। तो रात के टाइम चलना सेफ नहीं है वहां पे। पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा दूरी दूरी पे थे। कुछ ऐसे इलाके में थे, हम राजस्थान और यूपी और मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, धौलपुर नाम से आपने देखा भी होगा चैनल पे। तो हम ज्यादातर प्रेफर करते थे कि पेट्रोल पंप पे रुके। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अगर कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, लो बजट ट्रैवल,
जैसे 10,000 या फिर 12,000 लिमिटेड आपका प्लान है कि हम इतने रुपए में हमारा पूरा ट्रैवल कर सकते हैं, तो पेट्रोल पंप वालों से रिक्वेस्ट करो और हम दोनों दोस्त उसी के अंदर टेंट लगा के वहाँ पे बंक में, कई जैसे साउथ साइड जाते हैं तो वहाँ पे बंक बोलते हैं, जैसे कंपाउंड को बंक बोलते हैं, और अपने यहाँ पे पेट्रोल पंप बोल देते हैं। तो ज़्यादा हमें पेट्रोल पंप सेफ लगता था। तो और रात को वहाँ पे खाने का कैसे करते थे हम, या तो आसपास में ढाबा होता था। पेट्रोल पंप क्या है, आप हाईवे पे अगर रुक रहे हैं पेट्रोल पंप पे तो आपको ढाबा जरूर मिलेगा, अगर नहीं भी मिलता है तो कोई चाय वगैरह की टपरी वगैरह जरूर मिलती है। तो कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पे हम बिल्कुल खाना नहीं भी खाया हमने, और कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पे हमें अच्छा खाना भी मिल गया था। और कई बार हम जैसे यहाँ से निकले तो यूपी पहुंचे, नोएडा से निकलने के बाद अपने को मिलता है यमुना एक्सप्रेस वे, वहाँ पे हम जेवर टोल प्लाजा पे रुके थे। तो वहाँ के लोगों ने भी बहुत अच्छे से मदद करी थी हमारी, वहाँ पे टोल प्लाजा पे ही बोले हमारे, उन्हीं के साथ हमने खाना खाया, उन्हीं के पास रुके थे, पूरी रात उनसे बात करी। वहाँ पे 2-3 भाई हरियाणा के भी थे, और वहाँ के लोग जो वहाँ की जो बोली है ना, मतलब ब्रिज भाषा का प्रयोग होता है वहाँ पे ज्यादातर, ऐसे वृंदावन लगता है ना पास में ही, तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छी हेल्प करी हमारी खाने वगैरह में। और जगह जगह जैसे हम बढ़ते रहे, कई बार हमें लोग ऐसे मिलते थे, भाई साहब आपने खाना खाया, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे सवाल करते थे ना, तो हमें एक मोटिवेशन मिलती थी कि हमसे लोग अब पूछ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं लोग। तो साउथ में खाने का थोड़ा प्रॉब्लम आया था मुझे, जैसे मैं चावल बहुत कम खाता हूँ, बट खाना पड़ता है भाई, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज तो बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे। मेरे तो यार वॉमिट हो जाती थी, वहाँ पे कुछ भी खा लेते भाई वहाँ के लोग, मतलब बता भी नहीं सकता मैं। तो लोगों ने बहुत अच्छी हेल्प करी हमारी, बहुत अच्छा लगा वहाँ के लोगों से भी मिलके। फिर हम जब आगे गए नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा प्लान बन रहा था, तो वहाँ पे बिहार आने के बाद अपने को रोटी मिलती है, इतने आपको आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और जो महाराष्ट्र का जो साउथ महाराष्ट्र है, वहाँ पे बहुत कम वेज खाना मिलेगा आपको। तो आप अपने खाने का कैसे करेंगे वो आपको लोगों से बात करके, या फिर आप अपना बता भी सकते हैं, अगर आप अपना लो बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो बता सकते हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो लोग आपकी हेल्प करते हैं, खाने पीने के मामले में बहुत अच्छे लोग हैं, रुकने के लिए भी बहुत आपको मदद जरूर करेंगे। तो अगले टॉपिक पे बात करते हैं। सो दोस्तों, तीसरा टॉपिक अपना ये है कि अपने को लोग कैसे मिलते हैं। हमको तो भाई नो डाउट 90% लोग बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलके, उनकी भाषा, उनका कल्चर, वहाँ का खाना पीना, उनके बोलने का ढंग, उनके बात करने का ढंग। कई जगह तो हम आर्मी बेस कैंप में भी रुके हैं, कई जगह हमने पेट्रोल पंप पे टेंट भी लगाया, कई जगह हम होटल में भी रुके हैं, 3 स्टार होटल में भी रुके हैं, धर्मशाला में भी रुके हैं, और टोल प्लाजा पे भी रुके हैं, ढाबे पे भी रुके हैं। ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे बताई नहीं मैंने वीडियो में। कई जगह हम जंगलों में भी रात जाके निकाली हमने, तो आपको मैंने दिखाया नहीं, वो थोड़ा सा कुछ बात थी इसलिए नहीं दिखाया। तो और कई जगह रात जाग के भी निकाली है, कई जगह रात अच्छे से सो के सुकून से भी निकाली है। तो लोग बहुत, आपको नो डाउट लोग बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप किसी के लिए अच्छे हैं ना, तो वो आपके लिए अपने आप अच्छे बन जाते हैं। तो आपको डील करना आना चाहिए, लोगों से बात करनी आनी चाहिए, उनके जो तौर और तरीके हैं ना, उनको आपको जज करना आना चाहिए कि ये बंदा कैसा है और हमें ये कैसा सुझाव दे सकता है, किस तरह से हमारी ये मदद कर सकता है। तो लोगों से अगर मेरा एक्सपीरियंस तो भाई 90% लोग बहुत अच्छे मिले हैं। कोई 10% की वजह से मैं उनको यूँ नहीं कहूँगा कि वो जो 10% मुझे गलत लोग मिले हैं, तो उनसे मैं उनको कंपेयर नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ऐसे होता है ना कि हमारे एक्सपीरियंसेस गलत हो जाते हैं कई बार, कि उस बंदे ने आके वहाँ पे गलत कर दिया था, उस बंदे ने आके हमारे साथ ऐसे कर दिया था। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, जो लोग अच्छे मिले हैं ना, उनको आप माइंड में रखो। जो गलत लोग मिले उनको तो हटा दो, बिल्कुल इरेज कर दो उसको अपनी मेमोरी से। ठीक है दोस्तों, फिर अगले टॉपिक पे बात करते हैं। सो दोस्तों, अपना चौथा टॉपिक है लगेज। लगेज में अपने को साइकिल के साथ वेल मेंटेन्ड साइकिल चाहिए। जैसे मेरा दोस्त है, उसकी साइकिल एटलस थी, मेरी साइकिल हरकुलस A47 गियर वाली थी, जैसे कि आपने देखा ही होगा पूरे ऑल इंडिया साइकिल राइड सीरीज में। तो आपको लगेज बता देता हूँ मैं। साइकिल के साथ आपको एक टायर और एक ट्यूब एक्स्ट्रा जरूर रखें अपने साथ, क्योंकि आप कई बार ऐसे इलाकों से गुजरते हैं जहाँ पे आपको ना तो पंचर की दुकान मिलती है, ना कोई लोग मिलते हैं।
जैसे जंगल का इलाका हो गया या फिर कोई बिहड़ सा इलाका हो गया, इस वजह से। और आप अपने साथ क्या क्या सामान रखेंगे, मतलब कपड़े। दोस्तों हमने तो पागलपंतियां भी बहुत करी हैं। मैं 40 kg वेट लेके चल रहा था पूरा, तो आप ऐसी पागलपंतियां ना करें, जैसे कि मेरी तरह 10-10 टी शर्ट लेके ना जाएं और 3-3 4-4 लोअर लेके ना जाएं। आप 3 टी शर्ट और 2 लोअर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप साउथ में जा रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है, ठंड का कोई नामो निशान नहीं है। अभी तक वहाँ पे कोई ठंड नहीं थी, दिसंबर का महीना है। कोई एक आधा दिन होता होगा जब बारिश के कारण ठंड हो जाती है, तो आप विंड शीटर लेके चलेगा अपने साथ, जिससे आपको अगर आपको ठंड लग रही है तो आप वो बंद कर लें और वो पहनकर, मतलब उसमें हवा नहीं जाएगी अंदर। और सर्दियों के हिसाब से आप अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट साइड जा रहे हैं या फिर नॉर्थ में जा रहे हैं अपने कश्मीर की तरफ, जो कि अपना अभी रहता है, तो उसके लिए आप अपना एक जैकेट ले लें -1 या फिर 2 डिग्री या फिर 10 डिग्री, जो भी आपको डिकैथलॉन से नॉर्मली मिल जाए। क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ डिकैथलॉन का ही सामान, वो एडवेंचरस के लिए और एडवेंचर्स वगैरह, मतलब जो भी ऐसे कोई राइड वगैरह करते हैं, तो ज़्यादातर राइडर्स या फिर ब्लॉगर्स वहीं पे से ही चुनते हैं सारा सामान, जैसे टेंट हाउस, स्लीपिंग बैग, आपको साइकिल के इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, टायर ट्यूब वगैरह, जो भी लाइट्स जो भी चाहिए चीज़ चाहिए होती है, तो डिकैथलॉन ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से। तो मैंने तो उसी का ही सारा सामान कैरी किया हुआ था। और जैसे एक बात करते हैं आप बारिश की, जब बारिश आती है तो आपको एक रेन कोट जरूर चाहिए होता है, और रेन कोट के साथ आपको अपने बैगेज को अगर कवर करना है तो उसके लिए आपको एक कवर चाहिए, पॉलीथीन, जैसे पॉली बैग हो जहाँ पे आपका पानी अंदर ना जाए सामान के अंदर, तो एक वो जरूर कैरी कर लें आपके हिसाब से, जितना आपने सामान लिया है उस हिसाब से। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, डिकैथलॉन का टेंट हाउस और स्लीपिंग बैग, एक हेलमेट जरूर कैरी करें आप। मैंने नहीं कैरी किया, वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। अगर आप कर रहे हैं तो, या फिर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो एक हेलमेट जरूर रखें अपने पास। तो दोस्तों आपको चौथी चीज लगेज में क्या चाहिए, एक पंचर किट। अगर आप कहीं ऐसी जगह आपका टायर पंचर हो जाए साइकिल का, तो वहाँ पे आप खुद से भी पंचर लगाना जानते हो। अगर आप नहीं जानते तो एक आजकल आर्टिफिशियल एक ऐसी पंचर किट आती है, उसमें ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे सॉल्यूशन वगैरह की या फिर रेगमार वगैरह, जो भी आप रब करके अपना पंचर लगा सकते हैं। तो एक ऐसी किट आती है, उसमें आप डायरेक्ट उसको पेस्ट कर सकते हैं और अपना एक उसमें हवा भरने के लिए आप साइकिल में जो हवा वाला पंप होता है वो भी आप अपने साथ कैरी करें। पांचवा वही है अपना टॉपिक। तो और स्लीपर्स, एक चप्पल रख लें और एक जोड़ी शूज़ की, जिसमें आपको वाटरप्रूफ शूज हो, जैसे कि अगर आप किसी पानी वाले इलाके में हैं, जैसे बारिश के कारण पानी भर गया, जैसे हमारे वहाँ पे तमिलनाडु में भर गया था जहाँ से हमने राइड को टर्न किया था, तो वहाँ पे एंटी साइक्लोन की वजह से पानी वगैरह बहुत ज़्यादा भर गया था। तो इसलिए आप अपने लिए एक वाटरप्रूफ शूज कैरी जरूर करें। और सॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 जोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्मेल ना आए तो आप रोज़ डेली चेंज भी कर सकते हैं। और अपने सामान को या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन धो भी सकते हैं, जहाँ पे भी आप रुके। जैसे हमने तो कई जगह जैसे होटल में रुके थे तो वहाँ पे कपड़े धो लिए, कई जगह धर्मशाला में रुके तो वहाँ कपड़े धो लिए, या फिर नदी किनारे धो लिए। ऐसे ऐसे करके हम धो लेते थे अपने कपड़े, जैसे भी आपने देखा ही होगा जैसे हमने कपड़े धोए हैं, जैसे हम रुके थे। और एक आपको चाहिए योगा मैट या फिर स्लीपिंग मैट भी बोल देते हैं कई जने। तो वो क्यों चाहिए, क्योंकि आप कई बार ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ पे आपको कोई भी सोर्स नहीं मिलता, जैसे गद्दा वगैरह। तो भाई अगर आप घर से निकल गए ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना घर का खाना मिलेगा, ना रहना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। कई बार जैसे योगा मैट मैंने कैरी किया हुआ था, तो वो मैं बिछा के टेंट के अंदर उसी के अंदर सोते थे। उसका बहुत कम यूज हुआ है बट होता। और स्लीपिंग बैग का बहुत ज़्यादा वो होता था यूज। जैसे लोनावला वगैरह में रुके थे, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, हिली एरिया ना, जैसे अपने अभी हिसार में ठंड हो रखी है वैसे वहाँ पे ठंड रहती है इस टाइम में। यूँ लगा लो वहाँ पे तो अगस्त सितंबर में भी ठंड रहती है भाई, वहाँ पे हिली एरिया ना सारा। तो दोस्तों साइकिल के लिए आपको एक लाइट्स भी ज़रूरी है। अगर आप कई बार रात में आपको चलना पड़े, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड या फिर साउथ साइड में अगर आप वापस आते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, तो वहाँ पे जल्दी दिन लग जाता है कलकत्ता साइड में। तो आपको 5 बजे तक या फिर 6 बजे तक भी ट्रैवल करना है तो लाइट्स ज़रूरी है। कई बार आप अगर टनल में से निकल रहे हैं तो आपको लाइट चाहिए,
एक रेड लाइट और एक जो बैक लाइट जिसे बोलते हैं, एक हेडलाइट जो वाइट या फिर एलईडी लाइट भी बोल देते हैं कई जने। एक हेलमेट जरूर कैरी करें अपने साथ, कोई भी दुर्घटना हो सकती है तो उसके लिए अपना हेलमेट जरूर कैरी करें। और एक इंडियन फ्लैग जरूर लगा ले भाई अपनी साइकिल पे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी साइकिल पे इंडियन फ्लैग है, आपने मेरी साइकिल पे भी देखा होगा, इंडियन फ्लैग क्या करता है, उसका एक अलग ही रुतबा होता है। अगर आप उसने उस पे लगा रखा है ना तो आपकी साइकिल की शो अलग दिखेगी, आपको लोग पूछेंगे कि इन्होंने इंडियन फ्लैग लगा रखा है तो ये कुछ ना कुछ बड़ा ही काम कर रहे हैं। नॉर्मली इंडियन फ्लैग अलाउड नहीं होता, बहुत ज़्यादा जैसे मंत्री वगैरह होते हैं या फिर मिनिस्टर्स जो भी होते हैं उनकी गाड़ियों पे अलाउड होता है। तो आप एक इंडियन फ्लैग जरूर कैरी कर लें और वो लगा के जरूर चलें। और लास्ट है अपना लगेज के मामले में एक फर्स्ट एड किट जरूर रखें भाई अपने साथ। जैसे ऐसा बारिश का भी इलाका होता है, कई बार आपको फीवर हो जाता है या फिर बॉडी पेन कर रही है या फिर स्प्रे वगैरह जो ओमनी जेल वगैरह, मूव जेल वगैरह, ये अपने साथ जरूर कैरी करें। और नॉर्मल दवाइयाँ जरूर रखें अपने साथ, बुखार की, जुकाम की, जैसे कोल्ड वगैरह की। और पेन किलर वगैरह जरूर रखें। एक कोविफ्लेम का पत्ता रख लें, पेट दर्द की या फिर वोमिटिंग की, कुछ भी हो सकता है भाई इलाके का, या फिर टाइम का कुछ पता नहीं होता, शरीर का कुछ पता नहीं होता, कभी इम्यूनिटी सिस्टम भी थोड़ा लो हो जाता है। बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा ट्रैवल रहा। मेरे को एक बार जरूरत पड़ी थी लोनावला के बाद, जब मैं पुणे पहुंच रहा था, मुझे लोनावला में ठंड लगी थी तो उससे अगले दिन मुझे फीवर वगैरह हो गया था। फीवर में भी मैंने 90-95 किलोमीटर ट्रैवल जरूर किया था, किलोमीटर। तो मैं रुका नहीं कहीं पे भी, जैसे मैं बीमार था या फिर कुछ भी था, मैं रुका नहीं भाई किसी भी जगह पे, चलता रहा मैं। अगर रुक जाता ना तो मेरा शरीर बिल्कुल मतलब लो लेवल पे आ जाता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके शरीर को आदत है ना, बॉडी को आदत है कि आप निकल चल रहे हैं तो चलते ही रहिए, चलते ही रहिए। अगर आपको आदत नहीं है आपके शरीर को इतना लंबा ट्रैवल करने की या फिर जल्दी उठने की या फिर कुछ भी, तो आप मेरे मानो तो 21 डेज लगातार आप अलार्म लगा के उठ जाओ, चाहे अपने दोस्त को या फिर किसी को बोल दो कि मुझे 4 बजे उठा दे या फिर कुछ भी। 21 दिन तक आप लगातार करोगे ना तो 22वें दिन आपके अपने आप आँख खुलेगी, अपने आप ही आपके पैर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे को जैसे हम बिल्कुल लो फील करते थे ना तो हम क्या सोचते थे कि अगले 10 सेकंड बाद मुझे एक नया चेहरा मिलेगा, अगले 1 घंटे बाद मुझे एक नई जगह मिलेगी जहाँ पे मुझे और लोगों से बात करनी है और कल्चर के बारे में जानना है, लोगों के बारे में जानना है। कई बार ऐसी जगह से निकले जैसे आदिवासी इलाका था या फिर गरीब इलाका था, बिल्कुल ही गांव टाइप, या फिर बीहड़, जंगल वगैरह सब कुछ देखा है मैंने इसमें। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी भाई पहाड़, जो कि साउथ साइड में बहुत ज्यादा पहाड़ है। आपने गोवा वाले में देखा होगा, वो क्लिप मेरी डिलीट हो गई थी यार, उसमें क्या था, मैंने दूध सागर देखा। दूध सागर एक ऐसा झरना है जिसमें ना दूध जैसा पानी आता है, उसका जो जल जो उसका जो पानी आता है ना बिल्कुल दूध जैसा दिखता है वो रंग उसका। तो आप अपने साथ फर्स्ट एड किट वगैरह जरूर ऐड कर लें, अपने लगेज में कैरी कर। तो दोस्तों अपना छठा टॉपिक क्या है, अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर आपको अपने साथ अपनी मेमोरीज कलेक्ट करनी है तो भाई आपको जैसे पता ही अपना तो यूट्यूब चैनल है। तो मैंने उसके साथ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक वीवो का V15 Pro फोन था, उसी के साथ मैंने अपना सारा काम किया है। एडिटिंग भी उसी में करी है, रिकॉर्डिंग भी उसी में करी है, रेंडर भी उसी में किया है और अपलोडिंग भी उसी में की है। तो आपको उसके साथ क्या चाहिए, एक पावर बैंक ले लें अपने साथ और एक चार्जर रख लें और एक एक्सटेंशन बोर्ड जरूर रख लेना भाई। जैसे आपको कुछ और बैटरीज वगैरह चार्ज करनी है, जैसे गोप्रो की बैटरी होगी या फिर आपके पास 2 फोन है तो एक एक्सटेंशन बोर्ड अपने साथ जरूर कैरी कर लें छोटा। तो और आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है मेरे साथ। अगर किसी ने ऑल इंडिया साइकिल राइड करी है या फिर करने जा रहा है, या फिर अगर आपको कोई भी चीज की हेल्प चाहिए या फिर कुछ पूछना है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर आपको और कोई जानकारियाँ ज़्यादा चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। कोई मेरे भाई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नई राइड के साथ, एक और नई जगह के साथ। तो ओके बाय, गुड नाइट, लव यू। ना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र